हूँ दीपाली राणा, आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और हमने देखा है कि सोने में यहाँ छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन एमसेक्स पर जो भाव है वो भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर सोना देखेंगे तो वो $1800 के ऊपर यानी 8 साल के हाईस के करीब कारोबार कर रहा है। दरअसल कोरोना के जो मामले बढ़े हैं उससे सोने को लगातार सपोर्ट मिल रहा है और सोने में तेजी के साथ गोल्ड ईटीएफ में भी निवेश बढ़ा है। और अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ का जो निवेश है वो भी रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वहां पर हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, लेकिन जो भाव है वो 50,000 के ऊपर बने हुए हैं। लेकिन सोने और चांदी दोनों अब अहम पड़ाव पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से निवेश का मौका कितना बड़ा है, आगे का ट्रेंड क्या रह सकता है, इसी को समझेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे पास केंद्रीय टीवीटी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता है, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनी लीशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता भी हमारे साथ कुछ ही देर में बने रहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र जी नमस्कार, आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ में काफी स्ट्रॉन्ग फ्लोज आते हुए दिखे हैं और ये जो गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लोज है वो 7 मंथ्स के हाईस पर पहुंचे हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड तो गोल्ड में काफी आई है क्योंकि गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों पर भी पहुंचा है, लेकिन अब यहाँ से फर्दर ईटीएफ डिमांड का ट्रेंड क्या रह सकता है? क्या रिकॉर्ड लेवल्स पर भी बाइंग आ रही है, डिमांड आ रही है ईटीएफ में भी? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया ईटीएफ में बहुत अच्छी डिमांड है और जिस तरह से यूएस की रिकवरी को लेकर फेड के जो कंसर्न हैं और जिस तरह से करेंसी डीवैल्यू वापस होती जा रही है और जो कोरोना के नए केसेस और सामने आ रहे हैं, ये सबको देखते हुए इन्वेस्टर अपनी पोजीशन ईटीएफ में एक सेफ हेवन के रूप में बिल्कुल बनाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई कोविड से कोई रिलीफ नहीं मिल जाता। मेरा मानना ऐसा है कि हर भाव में सोने में बाइंग बनती है और सोना अभी स्पॉट मार्केट में $1795 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है ये कभी भी 1822-24 को बिल्कुल क्रॉस कर लेगा। जी हाँ, अगर 1 मंथ फ्यूचर देखें तो डेफिनेटली सोना अभी भी 1800 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है और कल की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली स्पॉट गोल्ड में यहाँ पर आते हुए देखी है। लेकिन सुरेंद्र जी, ईटीएफ का जो डेटा निकल के आया है और जैसे दीपाली भी कह रही थी कि काफी पॉजिटिव है, रिकॉर्ड हाई टनेज के टर्म्स में भी और होल्डिंग के टर्म्स में भी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। 7वां लगातार ऐसा महीना है और काफी हद तक यही ट्रेंड इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला है, जहां पर अभी तक नंबर्स तो नहीं आए हैं लेकिन ईटीएफ जो फंड मैनेजर्स वो हमें बताते हैं कि जून का महीना यहाँ पर पिछले 2 महीनों से भी काफी बेहतर रहने की उम्मीद है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर क्या लगता है? क्योंकि ज्वेलरी डिमांड तो शायद वेडिंग तक टोटली यहाँ पर सीमित हो जाएगी, बहुत ज्यादा खरीदार यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में है नहीं। क्या वो सारा का सारा या फिर कितना परसेंटेज आप देखते हैं कि पेपर गोल्ड या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, अभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो पेपर गोल्ड की तरफ या बुलियन की तरफ या ईटीएफ की तरफ या डिजिटल गोल्ड की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं। लोगों का झुकाव फिलहाल ज्वेलरी पे कम है। यदि ज्वेलरी का परसेंटेज देखें तो ज्वेलरी की सेल पिछले साल के मुकाबले लगभग 70% सेल कम है। तो ये आप एक ट्रेंड देख सकते हैं, लोगों को एक सेफ हेवन चाहिए और जब आप 50 लाख रुपए किलो वाली कोई चीज खरीदते हैं तो आपको बहुत सोच विचार के उसमें खरीदारी करनी पड़ती है कि मुझे अगर उसको तुरंत एनकैश करना हो तो मैं कैसे एनकैश कर सकता हूं। तो जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं वो भी ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं, तो ये ट्रेंड लगातार बनने की संभावना है। बिल्कुल मैरिज सीजन जब शुरू होगी तो हमें लगता है कि धीरे धीरे ज्वेलरी की तरफ भी ट्रेंड बढ़ेगा। जहां तक ज्वेलरी मार्केट का सवाल है तो लगभग हमने देखा है कि अब 40 से 50% तक मार्केट ओपन हो चुके हैं और थोड़ी थोड़ी सी डिमांड में बढ़ोतरी होती आ रही है और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक ये इसी प्रकार के पेपर इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल बुलियन इंस्ट्रूमेंट ही चलते रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सुरेंद्र जी, क्लियरली ईटीएफ बाइंग तो यहाँ पर स्ट्रांग है ही। हम जब आपसे लास्ट टाइम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि सोवरेन गोल्ड फंड में भी करीबन 6.5 टन की हमने खरीदारी आते हुए देखी है। जो नेक्स्ट ट्रांच है वो ऑलरेडी अभी यहाँ पर ओपन है, जहां पर इंटरेस्ट बाजार बताता है कि अच्छा खासा रहने की उम्मीद भी है। लेकिन डिजिटल गोल्ड की हम बात कर रहे थे, सोना ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदने की बात भी कर रहे थे। क्या कुछ नंबर्स हैं जो आपने इब्जा ने अभी तक कैलकुलेट किए हैं कि अगर जो पहला हाफ है 2020 का वहां पर हम किस तरह से खड़े हैं, क्या कंज्यूमर पैटर्न यहां पर है, क्या खरीदारी हो रही है और क्या खरीदने के तरीके अब आगे बदलते हुए नजर आएंगे?
जी बिल्कुल, यदि आप ये देखें तो साफ साफ तौर पे दिख रहा है, जिस प्रकार से अप्रैल मई जून 3 महीने में 6.7 टन सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बिक चुका है। और हमें लगता है कि जुलाई में जो अभी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड का टैंक जो ओपन हुआ है, जो 10 तारीख तक रहने वाला है, उसमें भी लगभग मुझे लगता है 2 से 2.5 टन एडिशन जरूर होगा। तो आप ये क्लियरली एक पैटर्न दिखा रहा है कि लोग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहे हैं। ज्वेलरी की डिमांड डेफिनेटली, क्योंकि जब आप पंप एंड शो से मैरिज नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप ज्वेलरी की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन ये एक टेम्पररी पैटर्न है और इंडिया का जो पैशन है वो ज्वेलरी की तरफ बना रहेगा। लेकिन उसके लिए एक साइकिल कंप्लीट होने की जरूरत है। लोग पहले इसेंशियल कमोडिटी, फिर कंफर्ट और फिर लग्जरी की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल लोग सेफ हेवन की तरफ देख रहे हैं। सेफ हेवन में ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड ही सबसे अच्छा विकल्प है। जहां तक डिजिटल गोल्ड के आप नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर्स अभी तक हम लोगों ने कंपाइल नहीं किए हैं। लेकिन यस, आप ईटीएफ के नंबर्स और फिजिकल बुलियन के नंबर्स और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के नंबर्स बिल्कुल दर्शाते हैं कि लोगों का झुकाव साफ साफ तौर पर बुलियन और पेपर प्रोडक्ट की तरफ। जी, शुक्रिया सुरेंद्र जी बातचीत करने के लिए और अपना आउटलुक देने के लिए। तो ईटीएफ में भारी डिमांड देखने को मिली है, रिकॉर्ड स्तरों पर भी लोगों का जो इंटरेस्ट है वो गोल्ड में बना हुआ है। सुनील कटके और जयप्रकाश गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए। जी गुड मॉर्निंग। पहले तो आप अपना व्यू बताइए, क्या है गोल्ड पर इन लेवल्स पर एक अच्छी तेजी दिखाने के बाद कंसोलिडेट थोड़ा कर रहा है, लेकिन कैसे ट्रेड लेना चाहिए इन लेवल्स पर? जी गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए जो ट्रेंड है गोल्ड के लिए ये बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। आप अगर फंडामेंटली देखें तो एक तरफ रिस्क हेवन बाइंग और दूसरी तरफ इक्विटी मार्केट्स न्यू हाई बना रहा है। तो देयर इज समथिंग समवेयर रॉन्ग फंडामेंटली। दोनों पैरेलली एक साथ कंसिस्टेंटली नहीं चल सकते हैं। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हर नेगेटिव न्यूज़ को इक्विटी मार्केट स्पेशली अंडर द कारपेट ब्रश कर रहा है, जो एक बहुत डेंजरस साइन है। और ये एक परफेक्ट रेसिपी बनता जा रहा है कि गोल्ड का तेजी और आगे चल के कायम रहेगा। जैसा अभी मेहता जी ने भी बताया कि इन्वेस्टमेंट डिमांड में बढ़ोतरी है, सोवरेन बॉन्ड में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सो इंडिकेटिव है यहाँ पे कि गोल्ड और भी ऊपर जा सकता है। पॉसिबल है कि 2020 में ये $2000 भी दिखा दे। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखें, शॉर्ट करने से बचें। ट्रेडर्स को मेरी यही सलाह होगी। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से वोलेटिलिटी बढ़ेगी अब आने वाले कुछ दिनों में, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए एक डिसिप्लिन ट्रेड बहुत ज़रूरी है। अगेन बाई ऑन डिप्स ही रखें गोल्ड पे। जी हाँ, कोई बिकवाली यहाँ पर सोने में नहीं करनी चाहिए। सेल कॉल्स यहाँ पर है ही नहीं पिछले 3 महीने से। इंट्राडे में ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर करेक्शंस आते हुए देखी हैं, लेकिन तब भी एक्सपर्ट्स ने यही कहा है कि आप सोने को खरीद कर चलें। जयप्रकाश, आपका भी व्यू जानना चाहेंगे। अच्छी खासी बढ़त देर रात कल सोने में देखने को मिली। उन स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली जरूर एमसीएक्स पर है, पर इन लेवल्स पर आप क्या करना चाहेंगे? एक नियर टर्म कैसे सुनील आपसे जानना चाहेंगे। जयप्रकाश की तो हमने अभी व्यू लिया है, सुनील आपसे जानना चाहेंगे अब आपको क्या लगता है, सोने और चांदी दोनों में ही इन करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए? जी मनीषा जी गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि तेजी बरकरार रहेगी सोने में, क्योंकि जितने भी फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं, बीट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, जो अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, मेरे ख्याल से सोने के भाव में इजाफा ही हमें देखने को मिल सकता है। तो डे ट्रेडर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि 48,725 के रेंज में एमसीएक्स पे एक बाई बनाना चाहिए और एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं 48,600 का। और मुझे लगता है कि इंट्राडे में ये तकरीबन 49,000 तक का लेवल्स जो है देखने को मिल सकता है। अगर हम चांदी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि चांदी में थोड़ा मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल सकता है। अभी अराउंड $18.31 के रेंज में कॉमेक्स पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और इंडियन मार्केट में तकरीबन 50,050 के रेंज में ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। बट मुझे लगता है कि डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे चांदी में 50,100 के रेंज में सेल इनिशिएट करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन किया जा सकता है 50,300 का, और मुझे लगता है 49,500 का लेवल जो है चांदी में इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। ठीक, चांदी पर व्यू आपको दिया गया, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे गोल्ड सिल्वर से। क्रूड पर एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि आज कीमतों में कमजोरी देखने को मिल रही है, जिस पर जो भाव है वो 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो ब्रेंट के दाम है वो अभी भी $43 के ऊपर बने हुए हैं। कीमतों पर दबाव हमने जरूर देखा है, क्योंकि कोरोना के कारण वापस से डिमांड को लेकर कंसर्न्स बढ़े हैं। इसके अलावा अमेरिका में भी इन्वेंट्री बढ़ने की संभावना है, लेकिन आउटलुक यहाँ पर क्या रखना चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं सुनील से। सुनील जी बताइए, 1% के आसपास का जो डेप्थ मिल रहा है इसको कैसे देखते हैं आप,
क्या ये एक्सटेंड हो सकता है या फिर खरीद कर चलना चाहिए यहाँ से क्रूड? जी, मुझे लगता है कि जब तक WTI $40 के ऊपर है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है हमें, और इवन ब्रेंट भी $43 के ऊपर ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो ये टेक्निकल लेवल से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी एक छोटे टारगेट को लेके बाई बनता है। 3030 के रेंज में इंट्राडे में बाई करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल MCX पे, 2990 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, और मुझे लगता है कि 60 से 70 रुपए का एक टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो 3100 तक का जो लेवल है हमें देखने को मिल सकता है डे पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो हल्की सी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है, लेकिन नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने निचले स्तरों से यहां पर खरीदारी आते हुए देखी है। इस साल के लोज आई थिंक हम 110-112 के लेवल्स पर बना चुके हैं, और कुछ बुलिश क्यूज पिछले कुछ दिनों में यहां पर जरूर देखने को मिले हैं। जयप्रकाश, यहां से इन करंट लेवल्स पर क्या करने की राय है? देखिए, नेचुरल गैस जैसा मैंने पहले भी कहा है आपके शो पे कि थोड़ा स्पेकुलेटिव कमोडिटी है, बहुत वाइल्ड वोलेटिलिटी रहता है इसमें, लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है वो हो सकता है यहाँ पे लोअर लेवल्स पे वैल्यू बाइंग के तौर पे यहाँ पे लोग आ रहे हैं खरीदने। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 148-150 का लेवल MCX प्राइसेस में दिखा दे कुछ दिनों के सेशंस में। तो बाई ऑन डिप्स की इसमें भी रणनीति रखनी चाहिए मेरे ख्याल से। 135 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल्स पे भी लिया जा सकता है 148 के टारगेट के लिए। चलिए, अभी तक सारे खरीदारी की राय यहां पर निकल के आई है हमारे एक्सपर्ट से, लेकिन अब बात करेंगे मेटल्स की, जहां पर कुछ प्रेशर है। पिछले हफ्ते हमने स्टील में 6 हफ्ते के हाईज बनते हुए देखे थे, वहां से कुछ मुनाफा वसूली है। आयरन ओर में दबाव है। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कॉपर भी अपने 5 महीने के हाई से थोड़ा सा नीचे उतरा है। निकल और जिंक में भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जिंक के एक्चुअली कुछ फंडामेंटल्स यहां पर वीक होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि बाजार को लगता है कि यहां पर प्रोडक्शन इस साल बढ़ पाएगी और कंजम्पशन ग्रोथ में यहां पर इतना इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जयप्रकाश, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, मेटल्स में अब क्या फंडामेंटल्स आप वॉच करेंगे? क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक डेटा बेहतर है, लेकिन कोविड के बढ़ते केसेस का थोड़ा सा प्रेशर भी है, सप्लाई कंसर्न्स है माइंस की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के बाहर बहुत खरीदारी भी नहीं है। तो काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं। कहां पर ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है? देखिए, अगर कोई निवेश या मीडियम टर्म आउटलुक से व्यू बनाना चाहता है तो करंट लेवल बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिसमैच, जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा, एक बहुत बड़ा मिसमैच दिख रहा है फंडामेंटली और जो प्राइसेस दिख रहे हैं ऑन टर्मिनल्स। तो करंट लेवल्स पे भी देखिए मेटल्स में थोड़ा सा फर्मनेस दिखा कि चाइना से यहाँ पे डिमांड रिवाइवल दिख रहा था, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पे डिमांड रिवाइवल कितना होना है और डिमांड डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बहुत कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात करें प्योरली, तो मुझे लगता है ये बेचने का समय है। शॉर्ट पोजीशंस बनाया जा सकता है, स्पेशली जिंक में मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बेचा जा सकता है। करीब 2.5-3 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है यहाँ 2 से 3% की गिरावट पॉसिबल है। सुनील, आपका व्यू क्या रहेगा बेस मेटल्स पर? आपकी कोई स्ट्रैटेजी? जी, मुझे लगता है कि पिक ऑफ द कमोडिटी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि कॉपर ने अपने फंडामेंटल्स को आउट परफॉर्म किया है। तो अभी मुझे लगता है कि करंट हालात के हिसाब से कॉपर एक ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो मेरे राय से जितने भी फंडामेंटल फैक्टर्स से, जैसे सप्लाई डिस्ट्रप्शन होना चिली माइंस में कोविड के फैलने से, या तो इक्विटी मार्केट्स का इंप्रूवमेंट होना जिसकी वजह से हमने प्राइसेस ऊपर बेस मेटल्स में देखे, और इवन जो हमने LME पे थोड़ा डिलीवरी का शुरू होना देखा, तो वो सब फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं तो जो करंट प्राइसेस है मुझे लगता है कि एक ओवरबॉट जोन या तो एक सैचुरेशन पॉइंट तक बेस मेटल में बनते हुए नजर आ रहा है। तो जैसे जयप्रकाश जी ने भी कहा, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है। तो कॉपर में मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 474 के रेंज में एक सेल इनिशिएट करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इनफैक्ट एक बार 2 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 470 तक का एक रेंज हमें जरूर देखने को मिल सकता है। बट अगर हम पोजिशनली देखें, जैसे स्टिमुलस पैकेज की बढ़ने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि 470 के रेंज में आता है, तो एक पोजिशनल व्यू 10-15 दिन के लिए बाई इनिशिएट किया जा सकता है। फिर से हमें 480 तक का टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। तो डे पर्सपेक्टिव से 3-4 रुपए के लिए सेल कर सकते हैं, बट 10 दिन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो 470 के रेंज में बाई किया जा सकता है और 480 तक का टारगेट लिया जा सकता है। आपसे बेचने की पोजीशन बना सकते हैं 3-4 रुपए टारगेट के लिए, लेकिन अगर 10 दिन का नजर है तो खरीदारी करें ऑन डेप्थ कॉपर में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे पैकेजिंग कमोडिटीज पर हमारा फोकस रहेगा जब वापस आते हैं।
कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है और अब बात यहां पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की, जहां पर एक सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ अब नजर आया है, क्योंकि बाजार की एक बहुत स्ट्रांग नजर है बुआई के इलाकों पर। मॉनसून की प्रोग्रेस यहां पर काफी बेहतर है और इंटरनेशनल क्यूज थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आए हैं। और जहां तक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की बात है, चाहे वो रबर है, कॉटन है, जूट है, यहां पर भी अब बाजार को लगता है कि इस क्वार्टर में थोड़ी सी डिमांड रिकवरी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर में तो ऑफकोर्स नेगेटिव ट्रेंड्स ही देखने को मिले हैं, लेकिन इस क्वार्टर में चाइना की तरफ से जिस तरह से रिकवरी आई है उसका सपोर्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। सुनील, सबसे पहले कॉटन पर ही बात करेंगे, क्योंकि बुआई का इलाका पिछले साल के कंपैरिजन में डबल है। आवक की बात करें तो वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिली है, काफी सारी मंडियों से जिस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, लेकिन डिमांड रिकवरी कैसी है और उसका प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट है? है कि डिमांड फ्रंट पे अभी भी कंसर्न है, बिकॉज जितने भी स्पिनिंग मिल्स हैं वो फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, तो एक लिमिटेड कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। अगर हम वैसे ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे देखें तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अभी आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, तो प्राइसेस में थोड़ा बहुत रिकवरी हमें ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। बट डोमेस्टिक अगर मार्केट की बात करें तो लॉजिस्टिक कंसर्न्स हैं और जो मिल्स हैं वो अभी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है मंडी फ्रंट पे डिमांड में जो कटौती है, जिसकी वजह से माल जो है अभी भी मंडी में पड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे आपने भी बताया, कि प्राइसेस में थोड़ा इजाफा जरूर देखने को मिल सकता है एज एंड व्हेन वी स्टार्ट सीइंग जो जिनिंग मिल्स वगैरह हैं उनका कैपेसिटी बढ़ने का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे प्राइसेस में इजाफा जरूर देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है 16,000 के रेंज में कॉटन जो है एक डिसेंट बाई प्रोस्पेक्ट बनता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 16,800 से लेके 17,000 तक का रेंज जो है देखने को मिल सकता है। जयप्रकाश, पूरी ही एडिबल ऑयल स्पेस में हमने लगातार तेजी देखी और जिस दिन भी छोटा मोटा डिप मिलता है तो अच्छे बाइंग इंटरेस्ट आते हैं। आज भी अब देखिए रिफाइंड ऑयल, सोयाबीन, यहाँ भी आधा से 1% का उछाल देखने को मिल रहा है। क्या व्यू है इस पूरे ही पैक पर, और कोई ट्रेड लेना हो तो किसके साथ है आपका कन्विक्शन? देखिए, जो कंजम्पशन थीम है वो अभी भी बरकरार है, तो यहाँ पे ऑयल कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे डिमांड जरूर है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो रुपये में वीकनेस है उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा आगे चल के। तो मुझे लगता है यहाँ पे सोया और क्रूड पाम ऑयल दोनों एक अच्छा बेट नजर आ रहा है। करंट लेवल से भी बाई करके चला जा सकता है, करीब 2 से 3% का अपसाइड एक्सपेक्टेड है इसमें। अब इसी के साथ बात यहाँ पर करेंगे चने की, क्योंकि यहाँ पर कुछ तेजी हमने बनते हुए जरूर देखी थी, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स के जिस तरह की प्रोडक्शन नंबर्स हैं, चाहे वो अर्जेंटीना या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा से आए हैं, वो भी थोड़े से ऑन द बेटर साइड हैं। किस तरह के व्यूज सुनील फिर आपको यहाँ पर खाने की दालों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बुआई का इलाका यहाँ पर भी अच्छा खासा है, नेफेड के पास स्टॉक बहुत बेहतर है, और जैसे हम नेफेड से पहले बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 30 लाख टन का स्टॉक है, वो दे देंगे, तो भी उतनी ही प्रोक्योरमेंट वो इस साल में फिर करते हुए नजर आएंगे इस सीजन के बाद। तो इनफ सप्लाई यहाँ पर है मार्केट्स में, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं देखने को मिली है। चने के भाव इस लिहाज से कैसे दिखते हैं? जी, मुझे लगता है कि प्राइसेस ऑलरेडी चने के डिस्काउंटेड प्राइस में ट्रेड हो रहे हैं। अगर हम देखें एमएसपी से अच्छी खासी लोअर रेट पे चने के भाव हमें देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डिमांड यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा बहुत पुराना माल जो बेचने की वजह से प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। बट जैसे आपने बताया, फिर से प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 2 मिलियन मेट्रिक टन तक का खरीदारी का अंदेशा है, और इवन दालों को जब तक कोरोना का ये लॉकडाउन का सिचुएशन खत्म नहीं होता है तब तक वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी जो है हमें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा इवन ट्रेडर्स के फ्रंट पे डिमांड जो है हमको मंडी से आते हुए नजर आ रहा है। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज गुड्स एक्ट की वजह से भी जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो थोड़े अभी ईज आउट हो रहे हैं, तो वहां प्राइस पॉजिटिव इंपैक्ट उसमें देखने को मिल सकता है। तो डे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 4140 के रेंज में बाई इनिशिएट करना चाहिए, 4110 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है 4190 तक का एक बार लेवल चने में देखने को मिल सकता है। खरीदारी की पोजीशन बना सकते हैं 4190 के टारगेट के लिए, 4110 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना है। इसके अलावा सोयाबीन पर आपका व्यू क्या है सुनील? आधा % के आसपास की बढ़त हम देख रहे हैं सोयाबीन में अभी, कैसे ट्रेड लेना चाहिए इसको? जी, मुझे लगता है कि सोयाबीन का उतना फंडामेंटल स्ट्रांग न्यूज नहीं है आने वाले समय में, क्योंकि सोया मील का डिमांड जो है थोड़ा कम है, और इवन एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो प्राइस में जो प्रेशर हमको देखने को मिला है, उसका इम्पैक्ट जो है सोयाबीन के ऊपर भी हमको देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि एक रेंज के दायरे में ट्रेड होगा,
तो 3750 के रेंज में एक सेल इनिशिएट किया जा सकता है डे पर्सपेक्टिव से। 3780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है 3700 तक का लेवल जो है हमें सोयाबीन में देखने को मिल सकता है। बात अब यहाँ पर करना चाहेंगे ग्रेन्स की, क्योंकि चावल में इस बार एक्सपेक्टेशन है कि हम रिकॉर्ड फसल होता हुआ देखेंगे। बुआई के इलाके में अच्छा खासा इजाफा है और पिछले साल अगर 117 मिलियन टन का चावल की पैदावार हुई थी तो इस बार 120 मिलियन टन का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। वही हाल काफी हद तक गेहूं का भी है। अच्छी खासी फसल इस बार हमने होते हुए देखी थी रबी में। सरकार के पास यहाँ पर पर्याप्त स्टॉक भी है। तो जहां तक ग्रेन्स फूड सीरियल्स की बात है सुनील, सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। गेहूं के भाव हमने इनिशियली बहुत ऊपर जाते हुए देखे थे, लेकिन उसके बाद यहां पर स्थिरता है। चावल में अब यहां पर धीरे धीरे हमने बढ़त आते हुए देखी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फसल कम है। भारतीय बाजारों में डोमेस्टिक इन हाउस कंजम्पशन यहां पर अच्छी खासी बढ़ते हुए नजर आई है। एक्चुअली इंडस्ट्री तो ये मानती है कि इन हाउस कंजम्पशन में 20 से 22% का इजाफा हम इस साल आता हुआ देखेंगे। तो यहां पर काफी क्लियर ट्रेंड्स हैं ड्राई फूड्स को लेकर। इन दोनों ही फूड ग्रेन्स के बारे में आगे जाके अब क्या अनुमान है? जी, मुझे लगता है कि धीरे धीरे डिमांड का जो है एक बार बढ़त हमको देखने को मिल सकता है। जैसे जैसे डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें, मुझे लगता है कि अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह को भी ओपन अप होने का मौका मिल जाएगा और धीरे धीरे डोमेस्टिक मंडियां भी और इवन जो ट्रांसपोर्टेशन के कंसर्न्स थे वो भी मेरे ख्याल से एक लेवल तक कंट्रोल हुए हैं। तो डिमांड में जैसे आपने भी बताया 20 से 25% इजाफा हमें जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार का मानसून का सिचुएशन अच्छा है, बट मुझे लगता है कि जो डिमांड आएगी उसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट जरूर देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर कमोडिटीज बॉटम्ड आउट हैं। तो मुझे लगता है कि ग्रेन्स के भाव में भी एक बहुत तेजी से तो नहीं बोलूंगा, बट ग्रेजुअल हमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल सकती है नियर टर्म में। जी चलिए, शुक्रिया जयप्रकाश और सुनील आप दोनों का शो में आने के लिए और सभी कमोडिटीज पर अपना व्यू देने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सिंधी से आवाज की मुहिम की, जो हम एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज हम आपको बताएंगे कि केवाईसी क्यों जरूरी है, कि भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी डिटेल्स आपको अपडेट करनी होती है। केवाईसी में आपको अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, ये तमाम जरूरी जानकारी देनी होती है, ताकि जब डॉक्यूमेंट कोई भी आपके लिए आए तो वो सही पते पर या फिर सही ईमेल आईडी पर पहुंच सके। पैन और आधार के जरिए सभी निवेशों को जोड़ने में मदद मिलती है केवाईसी में। तो इसीलिए केवाईसी कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपडेटेड जो केवाईसी है वो धोखाधड़ी की संभावना को कम करता है। तो अगर आप निवेश करते हैं, बाजार से जुड़े हुए हैं और अब तक केवाईसी नहीं कराया है तो केवाईसी कराना जरूरी है। चलिए इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं वायदा बाजार का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस से। नमस्कार।